नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राहुल महाजन जी, अजीत द्विवेदी जी। बहुत स्वागत सर आपका। आज सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। आज देश भर में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में भी सनातनी रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हावड़ा समेत अलग अलग शहरों में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये चुनाव से पहले की रामनवमी है, इसलिए सियासी दलों को वोट भी नजर आ रहा है। बंगाल में हिंदू वोट पर बीजेपी और ममता दोनों की नजर है। ओवैसी हुमायूं कबीर के गठबंधन के बाद ममता बनर्जी भी हिंदू वोट बैंक के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। शोभा यात्रा को लेकर बंगाल में कड़ी सिक्योरिटी है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शोभा यात्रा में हथियार लहराने पर पाबंदी है। 500 से ज्यादा लोगों को शामिल होने से भी रोका जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी हिंदू वोट भी अपने पिटारे में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इससे लेकर ममता ने बीजेपी पर क्या अटैक किया, वो सबसे पहले आपको सुना। दिल्ली का काली मंदिर कौन तोड़ा था? आप क्या धर्म का बात करते हैं? हम हिंदुस्तान में जो जन्म लिया है ना, बंगाल धर्म का सबसे बड़ा जगह है जो हर धर्म को लेके चलता है, मोहब्बत से, प्यार से, रिश्ता से। हर फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। राम तुम्हारे केना नय। ममता बनर्जी का बयान बहुत लंबा है। उस बयान में उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। आज बात यहीं पर सबसे पहले करते हैं। अजीत जी, बड़ा दिलचस्प ये चुनाव है। थोड़े दिनों पहले ही ईद के मंच पर वो थी, ईद की बधाइयां दे रही थी। आज वो कह रही है भगवान राम किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। अब राम नाम की लूट है पश्चिम बंगाल में। है राम नाम की भी लूट है, महादेव के नाम की लूट है, काली माँ काली के नाम की लूट है, भगवान जगन्नाथ के नाम की लूट है। ये तो पूरी ममता बनर्जी की आप पूरी राजनीति देखिए पिछले 1 साल से 1.5 साल से, जो उन्होंने दीघा में जगन्नाथ धाम का मंदिर, कलकत्ता में दुर्गा आंगन, सिलीगुड़ी में महाकाल का मंदिर, अब भगवान राम को भी बता रही हैं कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि पिछली इनकी सारी लड़ाई जय श्री राम वर्सेस जय माँ काली की थी। ये उस तरह से उन्होंने एक अरे उन्होंने तो ये भी कहा था कि यहाँ पे राम नहीं बोलते हैं, यहाँ पे जय माँ काली बोलते हैं। और तभी जगन्नाथ मंदिर उन्होंने बनवाया, चूंकि एक चैतन्य महाप्रभु की वजह से वहाँ एक भगवान श्री कृष्ण की को मानने वाले लोगों की भी एक मान्यता वहाँ काफी बड़ी है, उनकी आस्था काफी बड़ी, हम लोग सब लोग जानते हैं। अब ये कारण इसलिए है, इसका बहुत सिंपल कारण है, कोई बहुत जटिलता इसमें नहीं है। ये जो कंप्लीट कोलैप्स है लेफ्ट और कांग्रेस का, ये दो पार्टियां जो हैं वो कंप्लीटली कोलैप्स कर गई और इसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोट पर टोटल मोनोपोली हो गई ममता बनर्जी की। टोटल मोनोपोली, कंप्लीट कोलैप्स है। आप देखिए जो कोई ऑप्शन नहीं है उनके सामने, मुसलमानों के सामने एकमात्र ऑप्शन ममता बनर्जी है। तो वो जो कंप्लीट कोलैप्स है और टोटल मोनोपोली ममता बनर्जी की जो बनी तृणमूल कांग्रेस की, इसलिए उनको वो जरूरत नहीं है कि वो मुस्लिम वोट को उस तरह से एड्रेस करें। वो मान रही है कि वो फॉर गारंटेड है, वो वोट तो हमको आएगा। 27-28% जो मुसलमान का वोट है वो टीएमसी को मिलेगा, वो कंप्लीट पोलराइज होगा। तो अब जरूरत है उनको हिंदू वोटों की। और अभी हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि 10 में से 6 हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है। इससे ज्यादा न चला जाए। अब ममता बनर्जी की ये कोशिश, अगर एक भी और वोट 4 के लिए लड़ रही हैं कि वो 4 मेरे पास हो, बीजेपी की तरफ नहीं जाए, मतलब कहीं और भी चला जाए, मतलब पर बीजेपी का नहीं होना चाहिए। 6 से ज्यादा अगर बीजेपी का हुआ, मतलब 60% से ज्यादा अगर हिंदू वोट बीजेपी को किया तो ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी। तो सारी कोशिश इस बात की है कि जो 60% हिंदू वोट देता है बीजेपी को, उसमें 5-7%, 8%, 10% की बढ़ोतरी नहीं हो, वो 60 से 70 नहीं हो जाए। 10 में 6 से 7वां हिंदू मत वोट देने लगे बीजेपी को। सारी कोशिश इसलिए है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी। अभी तो वो जय माँ काली और जय महाकाल उन्होंने सिलीगुड़ी में तो महाकाल के इतने नारे लगाए, अभी वो लाठी मारने लगे, गतका चलाने लगे रामनवमी में जाकर के, अगर उनका बस चले। मैं उनके बयान का आगे का हिस्सा पढ़ देती हूँ हमारे दर्शकों के लिए और फिर मैं राहुल जी आपके पास आती हूँ। ममता बनर्जी क्या कहती हैं? आप क्या धर्म की बात करते हैं? आप मतलब वो किसके लिए कह रही हैं? बीजेपी के लिए कि आप क्या धर्म की बात करते हैं? हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं ना, बंगाल धर्म का सबसे बड़ा स्थान है। वो जो अभी थोड़ी देर पहले वो ये कह रही है कि मोहब्बत से, प्यार से, रिश्ते से होली फेस्टिवल ये भी हम मनाते हैं। अब आप देखिए, आज माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, कल अन्नपूर्णा की पूजा होगी, रामनवमी की पूजा होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। हम भी रामनवमी की रैली करते हैं। राम तुम्हारे खरीदे हुए थोड़ी ना है। अगर राम खरीदे हुए नहीं है तो फिर उन्हें इतनी वितृष्णा क्यों है अयोध्या से?
अयोध्या में जाके राम मंदिर का एक बार दर्शन पूजन क्यों नहीं कर लेती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ तक धर्म का सवाल है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं दिखता नहीं है। वो ये कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगो, धर्म के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ो। तो कहाँ है इलेक्शन कमीशन? दूसरी बात ये है कि हाँ, ये लड़ाई जो है ये बीजेपी जो है वो हिंदू वोट कंसोलिडेट करना चाहती है, टीएमसी मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन के पीछे है और उसने किया भी है, मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव को अगर आप इस तरह से देखेंगे, वहाँ पर इस तरह से शायद उतनी आपको सीटें नहीं दिखेंगी जितनी कि आपको पॉकेट्स दिखेंगे जी, कि नॉर्थ बंगाल जो है वो बीजेपी को वोट करता है, जो साउथ बंगाल है वो पूरी तरह से टीएमसी के साथ है, या ग्रेटर कोलकाता का इलाका पूरा टीएमसी के साथ है, और जो हिली एरिया है वो बीजेपी के साइड है। तो इस तरह से पॉकेट्स ज़रूर है। अगर मैं उसको डेटा में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो मैं साउथ 24 परगना बात करें, 63.17% हिंदू पॉपुलेशन, क्या 31 में से 30 सीटें टीएमसी। इसी तरह से मैं गिनता जा सकता हूँ, नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें थी, 28 टीएमसी, वहाँ पर लगभग 73.46% हिंदू पॉपुलेशन है। अगर पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो वहाँ 85.52% हिंदू पॉपुलेशन है और वहाँ पे 15 में से 13 सीटें। मैं ऐसे गिना सकता हूँ, लगातार गिना सकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू वोट हैं उनके पास? ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी के बहुत पास अच्छी तरह से हैं। दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात करेंगे, चलिए अभी नहीं सर, अभी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात नहीं करेंगे, हम ओवैसी जी पर आएंगे और उनका ये नया अलायंस भी आपको समझाएंगे, इससे ममता बनर्जी को चोट कितनी पहुंच रही है उस पर भी बात होगी। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है वो हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन की चल रही है और ममता बनर्जी अयोध्या के राम मंदिर तो नहीं जा रही हैं, लेकिन हाँ, जहां हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं वहां पर एक राम मंदिर का निर्माण जरूर होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 100 करोड़ की लागत से राम मंदिर तैयार होगा, तो क्या ममता बनर्जी यहां दर्शन के लिए जाएंगी? 15 बीघा भूमि पर राम मंदिर के निर्माण से किसके वोट सिक्योर हो रहे हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्हें जान लेना चाहिए। पीआरएम अरिंदम भट्टाचार्य हैं जो कि टीएमसी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण नादिया जिले के शांतिपुर में होगा जो 2028 तक बनकर तैयार होगा। इसलिए जल्दी से एक चर्चा इस पर भी, कौन हिंदू हृदय सम्राट बन पाएगा? अब तो राम मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल में ही होगा। अब ममता बनर्जी सबके लिए कुछ ना कुछ राशि निकाल रही हैं, इस राम मंदिर के लिए भी निकालेंगी? निकाल सकती हैं। अगर अभी चुनाव के पहले अगर कुछ करना होगा तो कर देंगे, चुनाव के बाद नहीं। जो ट्रस्ट बना रहा है अरिंदम भट्टाचार्य, एक्स टीएमसी विधायक या बीजेपी के हैं, और अभी जाकर के वो बात करते तो अभी हो सकता है दे भी देती। जैसे उन्होंने अभी इसी बार जो दुर्गा पूजा बीती उसमें हर पंडाल के पैसे उन्होंने बढ़ाए, सरकार की तरफ से जो रजिस्टर्ड पंडाल्स हैं उनको पैसे दिए जाते हैं, तो उन्होंने बढ़ाए सबके, और काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी की सबको जो पैसे नगद दिए जाने में, तो अभी भी दे देती वो। चुनाव के बाद पता नहीं क्या करेंगे, अभी चुनाव के पहले होता तो वो दे देती। अभी उनका सारा ध्यान हिंदू वोट पर ही है। जो हमने कहा उसी को दोहराएं तो मुसलमान वोट पूरी तरह से उनके साथ है, हिंदू वोट वो कोशिश कर रही हैं कि उस अनुपात में बीजेपी की तरफ नहीं पोलराइज्ड हो जिस अनुपात में जिससे उनको नुकसान हो जाए, और वो है कि 60% के करीब हिंदू देता है, उससे ज्यादा अगर वोट होगा तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो अभी जरूरत होगी तो वो जय श्री राम के नारे भी लगा देंगी, जय मां काली लगा ही रही हैं, जय महाकाल कह ही रही हैं, जय जगन्नाथ कह ही रही हैं, वो जय श्री राम भी कह देंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये विशुद्ध रूप से चुनावी मामला है जिसका उनके धर्म से कोई मामला नहीं, कोई मतलब नहीं है। और एक समय ऐसा था जब उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की हिंदू धर्म को वैष्णव और शाक्त लाइन पर, कि ये वैष्णव हैं जो संघ के और बीजेपी के लोग हैं, ये वैष्णव मानते हैं और पूरे बंगाल को वैष्णव बनाना चाहते हैं जो शक्ति की पूजा करने वाला प्रदेश है यहाँ। तो शाक्त और हिंदू धर्म में ही शाक्त और वैष्णव परंपरा को अलग करने की कोशिश की थी। अब तो वो ये भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मछली लेकर वोट मांगने जाने वालों को भी हमने देखा। अब तो बीजेपी के लोग जा रहे हैं ना, तो वो कैसे करेंगे? अब वो तो मान रहे हैं ना भाई, वहाँ के लोग तो मानते ही हैं कि ये शाक्त संप्रदाय के मानने वाले लोग यहाँ ज्यादा हैं जो शक्ति की पूजा करते हैं। तो ये डिवीजन करना चाह रही थी ममता बनर्जी, अब उनके सुर जो है वो नरम पड़ गए हैं। अब वो हिंदू धर्म के अंदर डिवीजन नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि कुछ वोट उनको भी मिले और बीजेपी की तरफ पोलराइज नहीं हो ज्यादा। अच्छा, एफआईआर को लेकर भी बात करनी जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एफआईआर का बवाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एफआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि एफआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट में 8 लाख नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सवाल यह है कि लिस्ट है कहां? चुनाव आयोग ने लिस्ट को केवल ऑनलाइन क्यों रखा है?
ममता बनर्जी ने जिन जिन लोगों के नाम हटाए हैं उनकी लिस्ट सरकारी दफ्तरों में फिजिकल हार्ड कॉपी लगाने की उन्होंने मांग की है। मांग जायज है, लेकिन चिंता इस बात की है कि कितने उनके वोट कट गए हैं और कितने बीजेपी के वोट जुड़ गए हैं। राहुल जी देखिए, अगर आप इसको इस तरह से देखिए तो बीजेपी के बयानों से ही आप इसको समझिए। भवानीपुर का जो इलाका है, पिछली बार मेरे ख्याल से 50 कुछ थाउजेंड वोट से जीती थी। 50,832 और वहाँ पे 48,000 वोट्स जो हैं वो कटे हैं लगभग। तो देखिए, चिंता तो होगी। 14,000 विचाराधीन है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा, चिंता तो होगी ना। लगता है गला सबका सूखता है। तो डर तो लग ही रहा है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लग रहा है ममता बनर्जी को। और जो है ये चुनाव बहुत सिंपल है। अगर हम बीजेपी की ग्रोथ को देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ है बीजेपी की। आप खुद सोचिए, 2014 में लोकसभा चुनाव में 2 सीटें थी, 2016 में 3 सीटें थी, और वहाँ से आप असेंबली में 77 सीटें लाना और मतलब 2024 के चुनाव में 12 सीटें लाना, सिग्निफिकेंट 38% वोट बैंक आप जो है वो आपका वोट शेयर है। हो रहा है, बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा ग्रोथ है और उससे किसी को भी डर लगना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को डर लगना चाहिए। और टीएमसी उसी तरह से जो है उसको देख रही है। और देखिए, राजनीतिक पैंतरेबाजी एक जैसी वो ज़रूर होती है। टीएमसी को पता है कि मुस्लिम वोट जो है उसको कंसोलिडेट करने से उनको फ़ायदा होगा, बीजेपी को पता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेशन से फ़ायदा होगा। तो दोनों अपनी अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। अभी क्योंकि मुस्लिम वोटों की जी एसआईआर का जो अभी मामला है, ये अभी एक बड़ी समस्या हो सकती है आगे। देखिए, 22 दिन की जांच में 29 लाख नामों के 29 लाख दस्तावेजों के जांच होने की खबर आ रही है। इसका मतलब अभी 31 लाख नाम बचे हुए हैं जिनकी जांच होनी है, और 30 अप्रैल से नामांकन शुरू होने हैं। तो ये कितने जांच हो पाते हैं, सबके दस्तावेजों की जांच हो पाती है या नहीं, सबके नाम आ पाते हैं या नहीं पूरक मतदाता सूची में, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया वहाँ। कितने समय तक ओपन रखेगा चुनाव आयोग? फ्रीज करना होता है चुनाव आयोग को, मतदाता सूची फ्रीज करनी होती है कि इस दिन के बाद हम नाम नहीं जोड़ेंगे। तो कब तक जोड़ते रहेंगे नाम? अभी अगर 31 लाख नाम बाकी हैं जिनके दस्तावेज जांचे जाने हैं, ये बड़ा। कोर्ट भी तो ममता बनर्जी को यही कह रहा है कि बाकी राज्यों में भी एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है, केवल एक पश्चिम बंगाल है जहां पर मुकदमेबाजी ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब चुनाव न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं। अब तो हाँ, बिल्कुल सामने है। हम मुस्लिम वोटों की लड़ाई एक पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें एक और प्लेयर अब आ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा सकता है। ममता के लिए सत्ता की चाबी मुस्लिम वोट है, और ऐसे में अगर ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर मुस्लिम वोट में सेंध लगाते हैं तो ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ममता बनर्जी ने 47 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। ओवैसी और हुमायूं कबीर भी 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को ही टिकट देने का मन बना चुके हैं। ओवैसी तो अब सीधे सीधे बंगाल की जंग में ममता बनर्जी पर मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप सुने उन्होंने क्या कहा। एक अपर कास्ट का ही लीडर अप्रोप्रिएट हो सकता है। ये दिमाग के जालों को निकालने की जरूरत है। एक क्या मुसलमान लीडर नहीं बन सकता क्या पूरा गुण, पूरा कैपेबिलिटी, पूरा कैपेसिटी, पूरा इंटेलेक्ट खाली आप दूसरों में, हम में नहीं है क्या? है हम में। आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में है, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई पलटा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। और हम जो है, अब आता हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उन्हें परेशान कर सकते हैं, खास तौर पर मुर्शिदाबाद, बेलडांगा, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, ये तमाम वो इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर में है। लेकिन यहां पर भी अपर कास्ट, बिल्कुल, ये देखिए, ये तो ऐसा एकदम मान लेना चाहिए है कि असदुद्दीन ओवैसी विशुद्ध रूप से एक सांप्रदायिक लीडर है, एक कम्युनल लीडर हैं, जिनका उससे ज्यादा कोई राजनीति वो नहीं कर सकते हैं। इसको समझ लेना चाहिए। हम सीएम बनाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले तो हम लोग सुन रहे थे कि बुर्के वाली को वो मेयर बना रहे थे मुंबई का। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप ये कहते हैं कि उन्होंने ईद के दिन नमाज पढ़ ली तो हमारे बच्चों को रोटी मिल गई। अरे आज रामनवमी के दिन वो पूजा करनी तो हिंदू के बच्चों को रोटी मिल जाएगी।
नेता अपनी राजनीति करते हैं, आप भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये डिवीजन जो कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू समाज में एक डिवाइड करें, अपर कास्ट का नेता बता करके उनको फिर मुस्लिम समाज के साथ हम अपने वोट जोड़ें, ये सब करिए। क्या वो मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि बहुत सारे पिछड़ों के वोट, पिछड़ों के सर्टिफिकेट कटे हैं, उसमें से भी ज्यादातर मुस्लिम हैं, मुसलमान है, दलित है। ये कर नहीं, मुसलमान क्या है कि कई 35 के करीब जातियां ऐसी हैं जो पिछली सरकार 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी तो उसने 35-40 ऐसी जो ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर दिया था, सेंट्रल लिस्ट में, उसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग थे, ज्यादातर मुस्लिम जातियां थी। अभी सरकार ने उसको हटा दिया है, वो उसका रोना रो रहे थे उस समय। ये विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ये बात इन्होंने कही है। जैसे बुर्के वाली को मेयर बना रहे थे वैसे वो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन इनका सबको पता है कि अभी तक ओवैसी को जो कामयाबी मिली है हैदराबाद के बाहर, वो थोड़ी महाराष्ट्र में और बिहार में मिली है। और बिहार में भी ऐसी जगह जहां मुस्लिम वोट 60% से ज्यादा है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बंगाल में 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला मुर्शिदाबाद है, 50% से ज्यादा आबादी वाला जिला मालदा है। तो इन जिलों में कुछ सीटों पर इनको वोट मिल जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वहां से ज्यादा उसके अलावा कहीं इनको मुसलमान वोट नहीं देगा। उसको ममता बनर्जी को जिताना है, उसको ममता बनर्जी को भी जिताने से ज्यादा बीजेपी को हराना है। तो वो इनको वोट देकर के वोट खराब नहीं करेगा। देखिए पिछली बार अपोजिशन से सिर्फ एक आदमी जीता, बीजेपी और लेफ्ट को छोड़ दे तो आईएसएफ के जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के नवाज सिद्दीकी जो हैं वो जीते, या नावेद सिद्दीकी, तो वो जीते। जो वो अपनी सीट से, वहां उनकी लड़ाई किससे थी? तृणमूल से थी। सीधा सीधा दोनों के बीच में 80% वोट बटा। तो ऐसी ही सीटों पर डिवीजन कुछ होना होगा तो होगा, बाकी जगह पूरे बंगाल पे नहीं होगा। एक बयान और है, जरा वो भी हम दर्शकों को सुना देते हैं। बात कुछ लोग कह रहे हैं, जो हुमायूं कबीर रमजान के दिन में रोज़ा नहीं रखते हैं, दिन के वक्त में एक मीडिया के बाइट दे रहा है, पानी पी रहा है, वही हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहे दिन के लिए, ये कुछ लोग बोल रहे हैं। तो हमारा राय है इसका पक्ष में या विपक्ष में कुछ नहीं अभी कहना है। मस्जिद हो या ना हो, कौन सा अच्छा है, मगर बाबरी के नाम से जो इख्तिलाफ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलना चाहिए जी क्यों तुम इजाज़त दिए हैं, इस हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो है, बस। अब राहुल जी, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ मिलके किसकी सुभान अल्लाह करने जा रहे हैं? देखिए AIMIM और जो हुमायूं कबीर हैं ये मिलते हैं तो 3 ऐसे इलाके हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम। यहाँ पे इनका ज़्यादा जोर भी आप देखेंगे इलेक्शन जितनी कैंपेनिंग करेंगे। ये इलाके 45 सीटें हैं जी। इसमें से लगभग 38 सीटें जो है वो TMC जीती थी इसमें से। तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर TMC को कहीं ना कहीं हिट हो सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच सकता है। हम ये सोचें कि अच्छा सिर्फ मुसलमान जो है वो TMC को जिताने के लिए, तो बिहार में तो बीजेपी को हराने के लिए उनको नहीं करना चाहिए था, AIMIM को वोट नहीं करना चाहिए था, उनको RJD को वोट करना चाहिए था। नहीं देखिए तो ऐसा हुआ नहीं। राहुल जी, हमने जो कहा आप उस बात को ऐसे मत, आप जो काट रहे हैं, हमने पहले कह दिया इस मामले में। अपनी बात कह रहा हूँ, आप अपनी बात को कह दिया कि मुसलमान जहां 60% से ज्यादा है वहां वोट मिलेगा और वहीं वैसी को वोट मिला बिहार में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में भी उन्होंने इसी तरह से AIMIM को वोट किया था। और एक मुस्लिम भी जो आबादी है वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा कि उनका, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितनी सीटें ये गठबंधन मिलके निकाल सकता है? नहीं, कितनी निकालेगा ये अलग बात है, लेकिन TMC के जो ओवरऑल परसेंटेज है उसको तो डेंट कर ही सकता है ना। अगर आप सपोजिटली आप 50% वोट कहीं लेते हैं तो वो कम हो जाएगा ना। और ऐसे में अगर हिंदू आबादी उधर, उन्होंने बीजेपी को ज्यादा वोट किया तो नेचुरली सीटों में असर आ सकता है, इसमें बीजेपी को जिताने में असर आ सकता है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां पर ये लोग सीट निकाल सकते हैं और कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां पर वोट काट सकते हैं। वोट बहुत ज्यादा काट सकते हैं। मैंने बताया आपको 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से ये कॉम्बिनेशन जो है वोट काट सकता है। देखिए, हम भागर सीट का इसलिए एग्जाम्पल दे रहे थे जो जहां से जीते हैं ISF के कैंडिडेट, वहां 54% ममता बनर्जी को वोट आया और दूसरे स्थान पर जो उनका जो जीता कैंडिडेट है उसको भी 34% 30% के करीब वोट आया। जो मतलब जो जीता कैंडिडेट है उसको उन्हीं दोनों के बीच मुकाबला था, जो ममता बनर्जी के कैंडिडेट में और ISF के कैंडिडेट में जी। वहां बीजेपी लड़ाई में नहीं है। जहां बीजेपी लड़ाई में नहीं है, जहां ये दो पार्टियां, जहां मुसलमान वोट इतना ज्यादा है कि मुसलमान वोट बंटने से बीजेपी नहीं जीतेगी, वहीं मुसलमान वोट बटेगा। हम यही बिहार में भी देखें कि उन सीटों पर जहां मुसलमान वोट बंटने से सीधी सीधी लड़ाई AIMIM हुमायूं कबीर वर्सेस TMC की हो जाएगी, वहां पर मुस्लिम वोट इतना ज्यादा हो कि इन दोनों के बीच बंट जाने से बीजेपी को लाभ नहीं होगा, वहीं पर मुस्लिम वोट बटेंगे।
और वो कुछ सीटें होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे बिहार में जो 5 सीटें जीती ओवैसी की पार्टी ने, चाहे वो कोचा धामन की सीट हो, किशनगंज की सीट हो, बायसी की सीट हो, इन सीटों पर 60% 70% मुस्लिम आबादी है। इन सीटों पर बटने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होना है। ऐसी बंगाल में ऐसी सीटों पर वोट सच्चाई ये है कि 15 साल में ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट 35% से बढ़कर 70% पर आ गया है। अब ये चुनाव तय करेगा कि ये 70% तक रुकता है या फिर इस नए कॉम्बिनेशन के आने से ये घट जाता है। बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मिशन 2027 के लिए तैयारी तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने पीडीए रणनीति के तहत संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। निषाद वोट में सेंधमारी के लिए फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी देवी निषाद को अपॉइंट किया गया है और उन्हें महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यूपी में निषाद मल्लाह समुदाय का करीब 9% वोट बैंक है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड रीजन में इनका अच्छा खासा दबदबा है। रुक्मणी देवी ने 7 साल पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। पिछले करीब 10 सालों से ये वोट बैंक बीजेपी के लिए बड़ी राहत देता आ रहा है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है। फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी निषाद को रूबी श्रीवास्तव की जगह चुना गया है। चुनाव से पहले अखिलेश यादव महिला वोटर्स पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए नारी समृद्धि सम्मान योजना का ऐलान किया था। हमने भी आपको खबर दिखाई थी। अब फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी को महिला सभा की कमान सौंपती है। यह सीधा मैसेज पिछड़ी जाति के महिला वर्ग के लिए है। तो राहुल जी, उस बार तो जब ये चर्चा हो रही थी तो एक कहा था कि ये कोई भी अवार्ड दे सकता है, लेकिन यहाँ तो पिछड़ी भी महिला भी। देखिए, महिलाओं के वोटों की तरफ तो सभी का ध्यान है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी का ध्यान है। और जैसा कि हम मान रहे हैं कि हो सकता है महिला रिजर्वेशन का जो बिल है वो इसी सत्र में हो सकता है कि आ जाए, तो ये भी कोशिश हो रही है। तो महिलाओं के वोट बैंक या फिर अगर आप महिलाओं को अपनी ओर खींचने की सवाल है तो समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि जहाँ तक पिछड़ों का वोट है, दलितों का वोट है, जैसे जैसे वहाँ पर मायावती कमज़ोर हो रही हैं, तो वो वोट बैंक एक ऐसा है जो कि वेरियस पार्टियों में बढ़ सकता है, वेरियस पार्टियां उसको ले सकती है। तो उस ओर भी एक कोशिश है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी की, कि हम जो है इस वोट बैंक को हासिल करें। जी, आप इससे कुछ ऐड करें। निषाद वोट को लेकर के एक अलग राजनीति, अति पिछड़ा समाज को की राजनीति को लेकर के वहां हम लोगों ने देखा है कि गोरखपुर में निषाद कैंडिडेट लड़ा करके सपा ने वो सीट जीत ली थी बाई इलेक्शन, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए थे। तो अति पिछड़ा और गैर यादव जो पिछड़ा है उसको जोड़ने की कोशिश अपने पीडीए में वो लगातार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ठाकुर वर्सेस निषाद की एक हिस्ट्री रही है फूलन देवी के जमाने से, तो उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात। क्या ट्रंप खार्क पर कब्जा करने वाले हैं? इजराइल के डिमोना में एटमी लीकेज का क्या है सच? इन्हीं खबरों पर होगी बात। सुबह 10:30 बजे आप देखते रहिए दमदार 10।